हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हूं और विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ आपको जुड़ जाना है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ आएंगे और सभी बच्चे अपने सभी वर्क को छोड़कर विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटिए और क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और सभी स्टूडेंट विद एक्सप्रेस की क्लास में मैंने आपको जितने भी पीछे की लेक्चर में भी पीछे की वीडियो में आपको क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में वो आपको डिक्टो ही रखे मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बाहर से आता है, बाहर से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। सभी स्टूडेंट विद एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुटिए। आप लिखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 सभी स्टूडेंट विविध में लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 1। चलो यहां पर कुछ मैं खुफिया एजेंसी की बात करता हूं। लिखिए आप सभी स्टूडेंट खुफिया एजेंसी। आपको बताना है कि कौन से देश की एजेंसी है। खुफिया एजेंसी है संस्था। क्लियर? केजीबी मैंने यहां पर लिख दिया केजीबी। जो भी स्टूडेंट बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं केजीबी जो खुफिया एजेंसी है कौन से देश की खुफिया एजेंसी है। ओनली आपको कंट्री बताना है। केजीबी जो खुफिया एजेंसी है कौन से देश की खुफिया एजेंसी है आपको अपने कमेंट बॉक्स में लगाना है। सेकंड लिखोगे रॉ कौन से देश की खुफिया एजेंसी है। रॉ जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सेंट्रल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट। सेंट्रल एक को लिखोगे आप सेंट्रल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट ये कौन से देश की खुफिया एजेंसी। आपको सिर्फ इनकी कंट्री लिखना है। CIA एक को लिखोगे आप सभी स्टूडेंट CIA एक और CIA कौन से देश की खुफिया एजेंसी है और मोसाद कौन से देश की खुफिया एजेंसी है। मोसाद सब नहीं सिर्फ आप ये 3 1 2 3 2 5 ही खुफिया एजेंसी मैंने आपको लिखवाया है। आप इनका आंसर लिखिए आप। मोसाद, CIA, सेंट्रल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, रॉ और केजीबी। क्लियर? तो लगाइए आप सभी स्टूडेंट। बहुत स्टूडेंट ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है कि कहां कौन से देश के खुफिया यानी कि गुप्तचर विभाग हैं। क्लियर? लिखिए आप केजीबी आपका रसिया से किसका है? रसिया का है, रसिया। और रॉ कौन से देश का है? भारत का है। भारत की क्या है? अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। और सेंट्रल एक्सटर्नल डिपार्टमेंट आपका चाइना का है। कौन से देश का है? चाइना का है। और CIA कौन से देश की का गुप्तचर विभाग है? USA का है, USA। और मोसाद कौन से देश का? इजराइल का है, इजराइल। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई देंगे बहुत जो आपके साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। आप लिखोगे, सुन भी रहे हो आप तो साथ के साथ ही याद हो जाएंगे। सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, हर GS की बुक में सब कुछ लिखा होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है याद नहीं होता। याद होने का मतलब मैं भी लिख रहा हूं, आप भी, मैं बोल भी रहा हूं, आप भी लिख रहे हो, आप साथ के साथ याद हो रहा है, टाइम बच रहा है आपका। क्लियर? सिर में दर्द नहीं हो रहा है। तो विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ बने रहिए और ये आप नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप। एग्जाम में एक खुफिया एजेंसी पूछ ली जाती है तो अगर आपके 4 5 से 6 ये भी याद हैं तो आप लॉजिकल भी इनसे भी एक क्वेश्चन ठीक कर जाओगे आप। नेक्स्ट लिखिए आप चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन यान का आपको नाम बताना है अपने कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन को समझिए आप। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन यान कौन सा है? यानी कि प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष भी जोड़ सकते हो आप इसमें, अंतरिक्ष यान करके लिख दोगे आप। अंतरिक्ष यान कौन सा है? वो अंतरिक्ष यान कौन सा है जो चंद्रमा पर यानी कि विहीन चालक विदाउट चालक उतरा है? उस विहीन का उस यान का नाम क्या है? लूना 9। लिखिए आप सभी स्टूडेंट लूना 9 नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखो आप। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई यात्री। लिखिए आप अंतरिक्ष में
जाने वाला प्रथम एशियाई यात्री, प्रथम एशियाई यात्री कौन है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, एशियाई यात्री। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लगा भी सकते हैं। बहुत 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 बच्चों के सामने क्वेश्चन, पहली बार एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया है, आप इसका आंसर लगाइए। आप फोन तुआन पे, फोन तुआन पे, फोन तुआन पे कौन से देश से बिलोंग करते हैं? वियतनाम। इनकी कंट्री क्या है? वियतनाम। जब आपने ये क्वेश्चन लिखा था आपके माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे घूम रहे होंगे, क्लियर? तो आपके सामने वो क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, तो इसको नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रथम 2 बार यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में प्रथम 2 बार, अंतरिक्ष में प्रथम 2 बार यात्रा किस व्यक्ति ने की? शॉर्ट मैंने आपको लिखा है, अंतरिक्ष में प्रथम 2 बार यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन था? गस ग्रीशम, यूएसए। गस ग्रीशम कौन से देश से बिलोंग करते हैं? यूएसए से बिलोंग करते हैं। गस ग्रीशम यूएसए, गस ग्रीशम यूएसए। सब स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, चंद्रमा पर उतरने वाला चालक युक्त अंतरिक्ष यान। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक युक्त वाहन या यान आप लिख सकते हैं आप, क्लियर? तो बताइए कौन सा है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त, जिसमें ड्राइवर साथ गए हैं, पायलट साथ है, अंतरिक्ष यान कौन सा है, उसका नाम क्या है? बहुत सारे बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है और बहुत बच्चे वेट भी कर रहे हैं, क्लियर? कोई बात नहीं, ईगल, बार बार प्रैक्टिस करोगे ये सब आपके याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस मोर गेम। क्वेश्चन चाहे बड़ा है छोटा है, प्रैक्टिस है तो आपके याद है, क्लियर? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, मंगल ग्रह पर। यही सेम क्वेश्चन देखोगे आप, यहां लिखा था चंद्रमा ऊपर, अब यहां पर मंगल ग्रह पर। अब मंगल ग्रह की बात चल रही है, यहां पर मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम चालक यान कौन सा है? प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? यानी कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पर प्रथम अंतरिक्ष यान, उतरने वाला अंतरिक्ष यान, यानी मंगल ग्रह पर सबसे पहले कौन सा अंतरिक्ष यान गया, उसका नाम क्या है? बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है। और बताइए आप सभी स्टूडेंट, इसका क्या आएगा? वाइकिंग फर्स्ट आएगा। क्या आएगा? वाइकिंग फर्स्ट आएगा। और बाकी इनके बारे में अभी आपको कुछ ऐसा डिटेल नहीं पढ़ना है, ये प्रथम, ये रिकॉर्ड में क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, यूएसए द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? यूएसए द्वारा यानी कि अमेरिका द्वारा प्रथम प्रक्षेपित आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका मतलब है कि अमेरिका ने सबसे पहले कौन से अपने सैटेलाइट को यानी कि प्रक्षेपित किया, यानी कि उसका नाम क्या है? एक्सप्लोरर फर्स्ट। लिखिए आप सब स्टूडेंट, एक्सप्लोरर फर्स्ट, ये लिखोगे आप, एक्सप्लोरर फर्स्ट। सभी स्टूडेंट नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रथम अंतरिक्ष शटल यान कौन सा है? प्रथम अंतरिक्ष शटल यान, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम अंतरिक्ष शटल यान का आपको नाम बताना है। प्रथम अंतरिक्ष शटल यान, प्रथम अंतरिक्ष शटल यान। अब मुझे इंतजार है आपके आंसर का, वेट आपके लिए मैं वेट कर सकता हूं। आप बताइए प्रथम अंतरिक्ष शटल यान, यानी कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, उसका नाम क्या है? प्रथम अंतरिक्ष शटल यान कौन सा है? कोलंबिया। नेक्स्ट लिखिए आप, कोलंबिया यूएसए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया
यूएसए, कोलंबिया यूएसए। आज का लेक्चर आज ही याद करना है। जितना भी विविध एक्सप्रेस में क्वेश्चन लिखवा दिए जाएं, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, नोट कीजिए और उन पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब विविध एक्सप्रेस की क्लास नेक्स्ट आएगी तो उससे पहले आपको 8-10 बार इसे रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। जो याद नहीं हो रहा उसे लिख के दोबारा से याद कीजिए रफली पेज पर। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए आप, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। अपोलो 11 ये लिखोगे आप, अपोलो 11, अपोलो 11 आप इस तरह से लिख सकते हो, अपोलो 11 या अपोलो 11। नेक्स्ट लिखिए आप, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। इससे मतलब है कि अंतरिक्ष में सबसे पहला टूरिस्ट कौन गया था? यानी अंतरिक्ष अपने किराए पर जाएगा, कोई ऐसे अंतरिक्ष में जा रहा है तो ऐसे थोड़ी लेके जाएगा उसे कोई बैठा कर, यानी किराया देना पड़ेगा उसको। क्लियर। बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ती है तब वो अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है। तो पहला व्यक्ति कौन था जो अंतरिक्ष का सबसे पहला टूरिस्ट बना? उसका नाम का डेनिस टीटो। अब यहां पर देखिए आप सभी स्टूडेंट, यहां पर प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक व्यक्ति है। अभी अगर यहां से महिला कह के आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी पहली महिला है जिसने अंतरिक्ष की यात्रा सबसे पहले की है, रिकॉर्ड बना दिया है, तो उस महिला का नाम क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं। अनुसेह अंसारी। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और जोड़ोगे आप इसमें, सर्वाधिक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली महिला, इसका मतलब सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक, यानी कि सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में चहलकदमी लंबे टाइम तक रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? चहलकदमी करने वाली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की महिला है, सुनीता विलियम्स। लिख सकते हैं आप, सुनीता विलियम्स। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलो आगे देखते हैं, रब कर दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सभी स्टूडेंट लिखिए आप। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और जो क्वेश्चन क्लास में अगर आप वीडियो को बराबर वॉच कर रहे हो तो आपकी जीएस का कहीं भी आप पेपर देना, पेपर आपका गलत नहीं होगा, फेल नहीं होगा। क्लियर। आप 100% पास हो गए। अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास में क्या है, आपको 100-150 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं हम डेली, इतना जोड़ रहे हैं आपके लिए, तो सीधी सी बात है हम आपको बिल्कुल जीएस के बिल्कुल टच में लेके जा रहे हैं, वहां टच में लेके जा रहे हैं कि बिल्कुल आप परीक्षा में फेल ना हो। जब आप 50 नंबर की जीएस को वहां पर जाकर देखो तो वहां पर सारे ही क्वेश्चन आपको ऐसे दिखाई दें, कम से कम 40, 42, 45 क्वेश्चन आपको वहां ऐसे दिखाई दें जो ऑलरेडी आपके पहले से ही याद हैं, आपके रजिस्टर में पहले से ही बंद हैं, और 40, 42, 45 लगाने पर आपकी परीक्षा बिल्कुल पास हो जाती है। टाइम कम लगता है, 15-20 मिनट का सारा खेल है। टाइम ड्यूरेशन बचता है, टाइम ड्यूरेशन जो आपका मिला हुआ है उसमें वो बचता है। जितना टाइम आपको ज्यादा मिल रहा है उसे मैथ रीजनिंग पे लगाइए आप। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं विविध एक्सप्रेस की क्लास को आप ज्वाइन करिए। अगर आप विविध एक्सप्रेस की क्लास से ज्वाइन रहोगे, उसकी क्लास को बराबर वॉच करोगे, आप वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे, अपने रजिस्टर में क्वेश्चन को लिखोगे, तो आपका 1-2 महीने में मॉरल इतना हाई हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको हर बुक को पढ़ने का मन करेगा, जो भी आपने बुक जीएस की जो भी ले रखी है। क्लियर। तो वो सिर में दर्द करती है, याद नहीं होती सब कुछ, हर बुक में सब कुछ लिखा होता है,
जो मैं आपको प्रथम अंतरिक्ष यान, शटल वगैरह ये सब लिखवा रहा हूँ, व्यक्ति लिखवा रहा हूँ, ये सब हर बुक के अंदर लिखे हुए हैं। बेकार से बेकार कैसी बुक आप लेकर आओ, सभी के अंदर सब कुछ लिखा होता है, बट याद नहीं होता है। याद करने का सिर्फ फंडा ये है कि आप यानी कि आप सुन भी रहे हो, आप लिख भी रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आप क्लियर, आपने अपनी बुकों को टाइम दिया है, तो वही याद करने का सबसे अच्छा फंडा है। बाकी और याद करने का कोई फंडा नहीं है कि कोई भी आपको नोट्स बना के दे और एग्जाम से 10 दिन पहले आप उन्हें बिल्कुल घोल के पी जाओ, बिल्कुल भी परीक्षा पास नहीं होगी। आप क्लास के साथ बने रहिए, टच में रहिए, परीक्षाएं पास हो जाती हैं। परीक्षाएं पास हो जाएं, भूल जाना आप। क्लियर, कम से कम इतने तो आप सब कुछ टच में रहिए। टच में रहने का सिर्फ यही आपके पास माध्यम है, जो आपको एक विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके सामने लेकर आई जा रही है। डेली आपके सामने 8:30 बजे यहाँ उपस्थित रहता हूँ। इसीलिए रहता हूँ कि जीएस का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपका कमजोर न रहे, क्योंकि आपके पास आपको मैथ और रीजनिंग भी आपको करना होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। जो बच्चे इनको मैथ बहुत कमजोर है, उनको मैथ एक एक टॉपिक 10-10 बार करना पड़ता है, तब उनको क्वेश्चन अच्छे समझ में आता है। गॉड गिफ्टिंग वाले बच्चे भी जो एक बार में कैचिंग पावर पकड़ लेते हैं, बट जब जीएस में भी आप टच बराबर रखोगे तो आपको एक एवरेज होगा, सब में एवरेज नंबर आएगा, आपका नंबर आ जाएगा। आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर वैल्यू रखते हुए फोकस रखना है। परीक्षाएं पास हो जाती हैं, बड़े एग्जाम दो, छोटे एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, तो आपको सभी सब्जेक्ट में अपना एक एवरेज निकालना है, चाहे वो सब्जेक्ट कैसा भी हो। क्लियर, एवरेज निकालोगे परीक्षा पास हो जाएगी। एक सब्जेक्ट में नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक में बिल्कुल लो आ रहे हैं, आप जनरल कंपटीशन को फेल कर जाओगे। जनरल कंपटीशन की यही खूबसूरती है कि सभी में बैलेंस बनाकर चलिए आप। अगर सब में आपका बैलेंस बन रहा है तो आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। गुप्त वंश, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतिहास का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। गुप्त वंश के किस राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो आपका आंसर क्या आएगा? लिखिए आप, चंद्रगुप्त सेकंड। ये वही चंद्रगुप्त सेकंड है जिसके पास विक्रमादित्य की भी उपाधि थी, चंद्रगुप्त सेकंड। अब चीनी यात्री फाहियान भी इसके दरबार में आया, कालिदास भी इसके दरबार में था। बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए बनते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप, सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने की है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। सोमपुर विहार की स्थापना करने वाला कौन था? सोमपुर विहार की स्थापना करने वाला राजा कौन था और वो राजा किस वंश का राजा था? मुझे आपके इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार है। अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, प्लीज लगाइए आप। इसका आंसर क्या आएगा? लगाइए आप इसका आंसर। सोमपुर महाविहार का संबंध, चलो मैं आपको बता देता हूं, शिक्षा से। किससे? एजुकेशन से, शिक्षा से इसका संबंध है। और सोमपुर विहार की स्थापना करने वाला राजा था धर्मपाल। अब बहुत बच्चों ने जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में इतिहास पढ़ रखा है, उन्हें अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि वो धर्मपाल को नहीं जानते हैं। धर्मपाल के बारे में और जो उसके कार्य हैं उनको नहीं जानते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है कि धर्मपाल किस वंश का राजा है? पाल वंश का राजा है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें ही ऐड करता हूं, देखो आप, पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये एक्सपीरियंस बोलता है जो मैं क्वेश्चन को कनेक्ट करके आपको यहां बता रहा हूं। क्लियर, पाल वंश, धर्मपाल कौन से वंश से है? पाल वंश से है। और ये पाल वंश के राजा कौन से धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म के अनुयायी। और चालुक्य वंश के जो राजा रहे हैं वो जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। चालुक्य वंश के राजा जैन धर्म को मानते थे और पाल वंश के राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। क्लियर। और अब ये पाल वंश का जहां संस्थापक की बात करोगे तो इस वंश का जो फाउंडर है, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है और बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। क्या एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, आपको यस और नो में जवाब देना है। क्या पाल वंश कन्नौज की गद्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था या नहीं? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या पाल वंश यानी कि कन्नौज की गद्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ या नहीं हुआ? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, यस या नो का आपको जवाब देना है। और आगे देखिए आप, यही वो धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला कौन था? तो आपका आंसर क्या आएगा? धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया है और सोमपुर महाविहार की स्थापना की है। दोनों ही पॉइंट आपके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन इंपोर्टेंट की पावर इसकी 10,000 है, और 10,000 है तो इसकी 5,000 है सबसे। और इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है? आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। अब यहाँ एक विश्वविद्यालय की और बात आती है, यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हो। अब नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले बनाया गया, इसके फाउंडर कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त कौन से वंश के राजा थे? गुप्त वंश के राजा। हमसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, हमसे अपेक्षा की जाती है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आंसर लगाना है नालंदा विश्वविद्यालय, और जिसके फाउंडर थे कुमारगुप्त। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ, सबसे प्राचीन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कह के पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ, मेरे प्यारे बच्चों ने, बहुत बच्चों ने जिन्हें ऑफलाइन इतिहास की क्लास पढ़ रखी है उन्होंने इसका आंसर लगा भी दिया है। सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ या केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अब ये जो तक्षशिला है कई बार पूछा गया है, तक्षशिला विद्या का केंद्र, तक्षशिला विद्या का केंद्र किस राजा के समय बना? विद्या का केंद्र, जब ये विद्या का केंद्र बना तो उस समय मगध का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक्षशिला विद्या का केंद्र बन गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही तक्षशिला में प्रथम जैन संगति कराई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में ही प्रथम जैन संगति कराई थी। जैन संगति उसके शासनकाल में हुई है। क्लियर? सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ या केंद्र पूछे तो तक्षशिला, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछे तो कुमारगुप्त, और विक्रमशिला का फाउंडर कौन है? धर्मपाल। धर्मपाल कौन से वंश के राजा हैं? पाल वंश के राजा हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप। लिखिए आप, अशोक का जो धर्म विजय का प्रचार है, अशोक का धर्म विजय का प्रचार कौन से शिलालेख से मिलता है? अशोक का धर्म विजय प्रचार कौन से शिलालेख से मिलता है? प्रचार कौन से शिलालेख में है? यहां पर मैंने आपसे शिलालेख पूछ लिया है कि अशोक का धर्म विजय प्रचार कौन से शिलालेख में है, कौन से शिलालेख में इसका वर्णन है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन भी है। लिख सकते हो आप, कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें कौन से शिलालेख से मिलता है? यानी कि 13वें शिलालेख से मिलता है। अगर यही मैं क्वेश्चन आपके लिए बना दूं, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए। सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, कलिंग युद्ध कौन सी सन में हुआ? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ है। 261 ईसा पूर्व। अब क्वेश्चन है, अशोक कौन से वंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश के राजा थे। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिली है? अभिलेखों को पढ़ने में सफलता, बहुत बच्चों ने बहुत स्पीड के साथ आंसर लगाया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसको मिली है और कौन सी सन में मिली है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लगाइए। जेम्स प्रिंसेप 1837, बहुत सदाबहार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जेम्स प्रिंसेप 1837। अब क्वेश्चन है कि अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे पहले किसने खोजे थे? अभिलेखों की खोज करने वाला कौन था? पढ़े नहीं गए थे उस पर। अभिलेखों की खोज करने वाला कौन था? अभिलेखों की खोज करने वाला कौन था? टिफेन थेलर 1750।
अब लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए आप, अशोक का राज तिलक कब हुआ? अशोक का राज तिलक कौन सी सन में हुआ है? 269 ईसा पूर्व में। ये सन आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, कई बार पूछी गई हैं। 269 ईसा पूर्व में। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष। कितना सदाबहार क्वेश्चन आपके लिए। एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले विविध एक्सप्रेस की क्लास में कई बार आपको बता भी दिया है, और दोबारा से उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इसीलिए लेकर आया हूं कि आप उसको भूलो ना। लिखिए आप, आईएनसी पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किस महिला को प्राप्त हुआ है? सभी स्टूडेंट लगाएं। अजय वो अध्यक्ष बनी है तो कौन सी सन में बनी है, और कांग्रेस का वो सम्मेलन, वो अधिवेशन, वो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ, आपको वो भी लिखना है। आप यहां नहीं भाई एक क्वेश्चन लिख दिया, जो भी आपके उसमें पॉइंट एकदम घूम रहा है, याद आ रहा है, प्रॉपर क्लास पढ़ी है तो आप लगा सकते हो, लिख सकते हो आप। आईएनसी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आईएनसी पहली महिला 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ये भी आप जोड़ सकते हो। कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का 1917 में जो अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। अब यहां पर एक रिकॉर्ड क्वेश्चन और देखिए आप, आईएनसी की पहली भारतीय महिला, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसको प्राप्त है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष रही हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, इतिहास के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आते हैं। इतिहास प्रॉपर क्लास चलेगी, पूरा इतिहास आपको अच्छे से ऑर्डर वाइज कराया जाएगा। एक बार जिस बच्चे ने बोर्ड से इतिहास पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी इस भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम में फेल होगा। किसी भी एग्जाम में वो फेल नहीं होगा, चाहे वो जीएस के तौर पर पढ़ रहा है या वो किसी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ रहा है, वो टीचिंग के तौर पर पढ़ रहा है, किसी के लिए भी वो पढ़ रहा है तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर वहां उसने इतिहास हमसे पढ़ लिया है। इतिहास कभी आपका गलत नहीं होगा। पहले आप क्लास इतिहास आने दो, इतिहास जब आपका चलेगा तो आप खुद ही बताओगे कि प्राचीन मध्य आधुनिक किस तरीका से हम आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद करा देते हैं, बिल्कुल टॉपिक तरीका से, आसान तरीका से। क्लियर? भूलने भी नहीं देते हैं कि भाई बच्चे कहते हैं कि हम सन भूल जाते हैं, सन नहीं भूलोगे आप बिल्कुल भी। क्लियर? तो क्लास के साथ आपको बने रहना है, क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, और जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है और लाइक करना है, और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को शेयर करना है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना है। ये भी आपका राइट बनता है। क्लियर? आगे लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की जो मांग है, मैंने यहां पर क्वेश्चन दे दिया आपको। देखो बहुत बच्चे समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में रखी गई है, कौन से अधिवेशन में रखी गई है और किसके द्वारा रखी गई है। अपने कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बहुत टाइपिंग स्पीड के साथ टाइपिंग करनी स्टार्ट कर दिया है और पूरे जोश के साथ बता रहे हैं कि ये अधिवेशन इस सन में हुआ और इस अधिवेशन में जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की। तो बच्चे लगा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, उन बच्चों ने लगा भी दिया है। तो लिखिए आप, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार लाहौर अधिवेशन में हुई है। लाहौर अधिवेशन बहुत सदाबहार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। लाहौर अधिवेशन 1929 वाला है, 1929 हुआ है। और यहां पर अध्यक्ष कौन था? वो अध्यक्ष कौन था? नेहरू जी थे, जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग डिमांड रख दी थी। पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी और पहली बार नेहरू जी द्वारा पहली बार 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। आप ये भी लिख सकते हो आप, यानी कांग्रेस ने पहली बार
कांग्रेस ने पहली बार जो झंडा फहराया वो कौन से अधिवेशन के तहत फहराया और कौन सी डेट और सन में फहराया, कौन सी नदी के किनारे फहराया? तो नेहरू जी के द्वारा 26 जनवरी 1930 को, यानी कि रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को। इसलिए हमारा देश, हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान की जो डेट थी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। कौन से अधिवेशन में सब ये बात रखी तय हुई? कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। और इसमें कौन सी डिमांड रखी गई? पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग भारत में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रखी गई, किस व्यक्ति के द्वारा रखी गई? ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखोगे आप इसमें स्वराज शब्द का उल्लेख। स्वराज शब्द का उल्लेख, शब्द का उल्लेख पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ? पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस की कौन सी मीटिंग में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख हुआ है? कांग्रेस के कौन स्वराज शब्द का उल्लेख पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? क्वेश्चन आपके सामने ये है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट आपको समझाया जाएगा। अभी ये सिर्फ विविध एक्सप्रेस की क्लास चल रही है, प्रॉपर क्लास जो सब्जेक्ट की चलती है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से करा दिया जाएगा और एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा और अच्छे से करा दिया जाएगा। क्लियर? देखिए आप, स्वराज शब्द का उल्लेख पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ है? 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। अभी जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार इस वर्ड का यूज किया है? अध्यक्ष थे, लगाइए आप, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी जो जीएस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी है कि दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? 3 बार अध्यक्ष रहे। 1886 में रहे, 1893 में रहे, 1906 में रहे। और तीनों अधिवेशन कहां पर हुए? कलकत्ता में हुए। और दादा भाई नौरोजी कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने धन का बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया है और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के आंकड़े दिए, प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताइए प्रति माह। और इन अपनी कौन सी बुक में उन्होंने ये थ्योरी लिखी थी? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही व्यक्ति भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति कहलाया, द ग्रैंड ओल्ड मैन कहलाया। क्लियर? रहनुमाई मध्य दयासन संगठन का फाउंडर भी कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये वही दादा भाई नौरोजी है जिन्होंने संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव दिया। संघ के, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें पहले इसका नाम था संघ। संघ के स्थान पर कांग्रेस शब्द का सुझाव देने वाला व्यक्ति भी कौन था? दादा भाई नौरोजी। क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। क्लास को छोड़कर नहीं भागना है। क्लियर? अगर क्लास को छोड़कर भाग रहे हो, समझो आप अपने एग्जाम, अपनी परीक्षा को छोड़कर भाग रहे हो आप। क्लियर? अपने एग्जाम को, अपने जीवन को, अपने कैरियर को छोड़कर भाग रहे हो आप। क्लास को छोड़कर नहीं भागना है। क्लियर? आगे नोट किया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, लिखिए आप, जापानी वस्तुओं को छोड़ने का प्रस्ताव। जापानी वस्तुओं को का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लाया गया? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लाया? कौन से अधिवेशन में? कौन से अधिवेशन में लाया गया? कौन से अधिवेशन में? वो अधिवेशन कौन सी सन में हुआ था? ओनली कौन से अधिवेशन में हुआ था? ओनली इसमें सन आपको बताना है। 1937 में। 1937 के प्रस्ताव में जापानी वस्तु को छोड़ने का कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आई। कौन सी सन में ये प्रस्ताव लेकर? 1937। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। मुझे इंतजार है आपके आंसर का। बहुत ही स्पीड के साथ आपको चैट में आंसर लिखना है। समाचार
पत्रों की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वो कौन से आर्टिकल में है? लिखिए आप सब, पहला क्वेश्चन आपके लिए, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? भारत संघ, भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करना, भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करने का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? मैंने आपको ये दो क्वेश्चन दिए और मुझे इंतजार है आपके आंसर का। अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप आंसर। लगाइए आप, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का बताइए कौन से आर्टिकल में? बहुत आसान है, बस थोड़ी सा लैंग्वेज हल्की सी बदली है। तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ए लगा सकते हो आप। भारत संघ एक नए राज्यों का सृजन यानी करने का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है? पहली अनुसूची में आता है, पहली अनुसूची में आते हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? पहली बार संशोधन कब हुआ? बहुत सारे स्टूडेंट को ये बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, 100% याद है। उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ा भी दिया है कि इसका आंसर हमें लगाना क्या है। प्रस्तावना में पहली बार जो फेरबदल हुआ है, जो चेंजिंग आई है, या कौन से अमेंडमेंट में पहली बार संशोधन अमेंडमेंट हुआ, तो कौन सी सन में हुआ? यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया। और 42वां संविधान 1976 के अंतर्गत इसमें कितने नए वर्ड? 3 नए शब्द इसमें ऐड हुए, 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। तो आप इसमें लगाओगे आप 3 नए वर्ड कौन कौन से हैं? ये कैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में रखे ही मिलते हैं, हर वर्ष रखे मिलते हैं। तो 3 नए शब्द कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए आप 3 नए वर्ड कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और अखंडता। ये 3 नए वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार फेरबदल हो चुका है? तो आपका आंसर आएगा सिर्फ एक बार। संशोधन नंबर कौन सा था? 42वां, सन 1976। अच्छा, क्वेश्चन है लघु संविधान किसे कहते हैं, या लघु संविधान किसे कहा जाता है, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? लघु संविधान की संज्ञा 42वें संविधान में संशोधन को मिली हुई है। 42वां संविधान संशोधन क्या कहलाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन कौन सी सन में हुआ? 1976। अब इसमें यह नहीं कि यही चेंजिंग हुई है, और बहुत सारी चेंजिंग हुई है। देखो, एक इसे लघु संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता के हित की सबसे ज्यादा बातें किस में रखी गई हैं? जनता के हित के लिए सबसे ज्यादा जो नियम फेरबदल हुआ है वो 42 में हुआ है, इसलिए इसको हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर? आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 85। मैं आपको 4-5 आर्टिकल देता हूं, आपको उनका आंसर बताने हैं। 85, 108, 109, 110, 111, ये आर्टिकल आपको बताने हैं। बताइए सभी स्टूडेंट। 85, 108, 109, 110, 111, इन आर्टिकल में क्या प्रावधान है? स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। क्लियर? इनमें से आपको 100% मिलने के पूरे चांस रहते हैं, आपके ये याद होने चाहिए। 85 में क्या? लोकसभा भंग है। शॉर्ट में लगा सकते हैं आप, लोकसभा भंग। बताओ, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। क्या लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? यस या नो बोलिए पहले आप। क्या लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? अगर कर सकता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकता है? 85 के अंतर्गत कर सकता है। इसका मतलब ये है। क्लियर? 108 में क्या है? जॉइंट अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की पावर किसके पास होती है?
राष्ट्रपति के पास है। तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाने की पावर राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने दे रखी है? 108 108 ने दे रखी है, 108। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, राष्ट्रपति बुलाएगा। इनके ऊपर मैंने आपको एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रखी है, संविधान की जो 13-14 वीडियो आपकी डली हुई है यूट्यूब पर, आप उनको बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि आप उन वीडियो को जाकर वॉच कीजिए, आपको बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे इनके बारे में डिटेल आपको वहां दिखाई देगी। अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, उन यूट्यूब पर जाइए, आप 14 वीडियो डली हुई है संविधान की, आप उनको अच्छे से वॉच कीजिए, वहीं से आपका संविधान बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा। अगर क्वेश्चन है कि अध्यक्षता कौन करेगा, यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा दिया, बहुत खुशी हो रही है। स्पीकर अध्यक्षता करेगा। 109 में क्या लिखा हुआ है? 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, प्रोसेस कैसी है, इसकी प्रोसेस के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा है? 109 में लिखा है। 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। धन विधेयक की परिभाषा आपको लिखना नहीं है, सिर्फ बताना है कि धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में आती है। इनके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनी हुई है, आप वीडियो को वहां पर जाकर वॉच करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप उन वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। अगर वो आपके वो याद भी नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको संविधान दोबारा से भी पढ़ा दूंगा। फिलहाल आप ये सब करिए आप। क्लियर? तो धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में? 110 में है। 109 में क्या? धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है। 111 में विधेयकों पर अनुमति है। लिखिए सब स्टूडेंट, विधेयकों पर अनुमति कौन देता है? अनुमति देने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के, पहले मेरी आवाज को सुनिए आप, जो मैं बोल रहा हूं, कॉपी पेन नहीं चलाना है आपको, बिल्कुल बंद कीजिए आप। राष्ट्रपति को विधेयकों पर परमिशन देने की पावर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने दे रखी है? कोई भी देश में बिल है, विधेयक, जो बिल और विधेयक जो एक ही होता है, जो कोई भी देश के अंदर जो विधेयक बिल पारित होता है, वो देश के अंदर कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति की मोहर या राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तब वो विधेयक देश के अंदर कानून बनता है। कोई भी बिल कानून में कब बदलता है? जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, अपनी अनुमति दे देता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर परमिशन देने की पावर भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 111 में लिखी हुई है। इनमें से बहुत सदाबहार हैं और एग्जाम में आते हैं। धन विधेयक कौन से सदन में पारित होता है? लोकसभा में पारित होता है। धन विधेयक की फाइल राज्यसभा में कितने दिनों के लिए जाती है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। धन विधेयक की फाइल राज्यसभा में कितने दिनों के लिए जाती है? 14 दिनों के लिए जाती है। अगर राज्यसभा के मेंबर अगर 14 दिन में उस पर साइन करते हैं तो ठीक है, नहीं ऑटोमेटिक वो पास माना जाता है। क्लियर? धन विधेयक पर जो पावर है वो लोकसभा की है, राज्यसभा की नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं जाता है, लोकसभा का मेंबर जनता के द्वारा चुन के जाता है। तो जनता का लोकप्रिय सदन भी कौन सा कहलाता है? जनता का लोकप्रिय सदन भी कौन सा कहलाता है? लोकसभा। लोकसभा कौन सा सदन है? निम्न सदन है। और राज्यसभा कौन सा सदन है? उच्च सदन है। लोकसभा का गठन आर्टिकल नंबर 81 में है, राज्यसभा का गठन आर्टिकल नंबर 80 में, यानी कि 80 में है। क्लियर? तो मैंने आपको इनके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो बना रखी है, स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप वहां से भी वॉच कर सकते हो। ऐसे ही मैंने वहां पर भी अच्छे से तरीका से समझाया कि टॉपिक प्रॉपर चल रहा था, तो उन पर ज्यादा डिटेल वहां पर बात हुई है, तो आप वहां पर भी उनको जाकर वॉच कर सकते हो आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार कौन से आर्टिकल में हो रहा है? मंत्रिमंडल, लिखिए सब स्टूडेंट, मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग पहली बार, यानी एक बार ही हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार यूज हुआ है? वो आर्टिकल कौन सा है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। हो सकता है कि बच्चों के ये याद ना हो, कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के थर्ड में हुआ है। 352, आर्टिकल नंबर 352 का थर्ड। एक बात और, मंत्रिमंडल पर भी मैंने जो मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल, क्लियर, इन पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप वहां वीडियो को वॉच करोगे तो आपको वहां सब कुछ दिखाई देगा पूरा डायग्राम के तरीका से। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। आर्टिकल नंबर 32 बताओगे आज आप। बहुत ही सदाबहार आपके लिए, भूलने नहीं दूंगा आपको एक भी आर्टिकल को।
क्लियर। अगर क्लास के अंदर आप बैठे हो, आप क्लास को यहाँ पर वॉच कर रहे हो, आप वीडियो को बराबर वॉच कर रहे हो, आप क्लास को छोड़कर नहीं जा रहे हो आप, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मोबाइल को बार बार बंद कर रहे हो आप, दूसरे ऐप्स को जाकर खोल रहे हो आप, कभी कुछ खोल रहे हो, कभी बंद करके वापस कहीं और जा रहे हो आप, तो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर। तो आप ऐसे ही भागते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 32 में है। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसके लिए बोला है? बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसके लिए कह दिया है? अनुच्छेद 32 के लिए, संविधान की आत्मा। वैसे संविधान की आत्मा किसे बोलते हैं? अगर बी आर अम्बेडकर तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 के लिए बोलते हैं, लेकिन भारतीय संविधान की जो संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना, जिसको हम दूसरा नाम उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना का इंग्लिश में नाम प्रीएम्बल है। क्या है? प्रीएम्बल। प्रस्तावना बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो को वॉच करोगे तो प्रस्तावना पर भी स्पेशल वीडियो बनी हुई है। आप बोलोगे बार बार मैं इन वर्डों को क्यों बोला कि स्पेशल वीडियो बनी हुई है? मैं आपसे इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर रख रहा हूं जिससे कि आप उस संविधान की उस वीडियो को वॉच करें जहां पर इनके लिए स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है, और आपका जीवन में कभी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप सभी। नेक्स्ट लिखिए आप क्वेश्चन सभी स्टूडेंट। देखिए, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार हमने कहां से लिया है? भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो कौन से देश से उठाया गया है? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। ये जो भारतीय संविधान में उद्देशिका बोले तो यही वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना। यहां पर एक क्वेश्चन और आपको मैं दूंगा, क्या पहले मैंने आपको बता रखा है, यानी कि पहले सिर्फ इसका आंसर बताइए आप। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? बहुत बच्चों ने लगा भी दिया है और गलत भी लगाया है। एक भेड़ चाल गलत भी लगा रहे हैं, क्लियर। सही भी लगाया यूएस से। विचार की बात चलती है तो यूएसए। अब प्रस्तावना, वैसे प्रस्तावना की जो भाषा है, जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना ली गई है। लेकिन भारतीय संविधान में इसकी जो विचार है, इसके जो विचार वो कहां से लिए गए? वो अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई? अमेरिका से लिए गई। अब यहां पर प्रस्तावना उद्देशिका का एक क्वेश्चन, उद्देशिका को या प्रस्तावना को पहली बार संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? तो उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था? नेहरू जी। अब संविधान सभा की वो कौन सी मीटिंग थी? तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्लियर। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कितना आसान क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जा रहा है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बताइए आप, और ग्रह को हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको बताने हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध, और बुध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। और एक क्वेश्चन और लीजिए आप, सूर्य पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं? सूर्य व पृथ्वी के बीच कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं? सूर्य व पृथ्वी के बीच अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। सूर्य व पृथ्वी के बीच कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं? के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप।
बहुत बच्चों ने लगा भी दिया है। सूर्य व पृथ्वी के बीच कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं? बुध व शुक्र पाए जाते हैं, बुध व शुक्र। अगर आपको ऑर्डर पता है कि 8 ग्रहों का ऑर्डर किस तरीका से है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके गलत नहीं होंगे। अब जब आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप ये सब पढ़ोगे तो कभी जीवन में आपका कोई क्वेश्चन सौर मंडल का कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, राजघाट नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? राजघाट नदी घाटी परियोजना, राजघाट नदी घाटी परियोजना कौन सी रिवर पर है और ये कौन से 2 राज्यों की जॉइंट परियोजना है? सभी अपने कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं जिनके याद है। ब्रेन की राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर है, लिखिए आप सभी स्टूडेंट, बेतवा नदी पर है। और कौन से 2 राज्यों की जॉइंट परियोजना है? यूपी व एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जॉइंट संयुक्त परियोजना है राजघाट नदी परियोजना। राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी और यूपी व एमपी के बॉर्डर पर है, यानी दोनों की जॉइंट परियोजना है। एक क्वेश्चन और है, माता टीला बांध परियोजना, ये भी आप लिख सकते हैं आप, माता टीला बांध परियोजना ये भी कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। स्टेट उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र कौन कौन से देश में है? लिखिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहां कहां पर है? बताओ आप सभी स्टूडेंट, ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से देश में बहती है? आप बता सकते हैं आप मुख्य रूप से कहां कहां जाती है ब्रह्मपुत्र? यानी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र मुख्य रूप से ये, सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लिखिए आप सब स्टूडेंट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। लिखिए आप सभी स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और, जैव विविधता दिवस कब मनता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनता है? कई बार मैंने विद एक्सप्रेस में क्वेश्चन आपको घुमाया है और दोबारा से भी आपसे पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी इंपोर्टेंस का पावर बहुत ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। अब उनका मॉरल हाई है, उन्हें इस हर क्वेश्चन का इनका पता है। यानी बायोडाइवर्सिटी से कहते हैं, एनिमल एंड प्लांट का इसमें अनुपात, समान अनुपात देखा जाता है। एनिमल एंड प्लांट का समान अनुपात जैव विविधता कहलाता है। और इस ये दिवस कब मनता है? 22 मई को मनता है, 22 मई को मनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होता है? रेपो दर क्या है और रिवर्स रेपो दर क्या है? अपने कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में आप इनकी परिभाषा लिखोगे आप। रेपो दर अपने आप में क्या होती है और रिवर्स रेपो दर क्या होती है? अभी पीछे लास्ट से दिल्ली पुलिस में रेपो दर की परिभाषा आपसे पूछी गई थी। दिल्ली पुलिस में रेपो दर की परिभाषा आपसे पूछी गई, रेपो दर क्या है? पीछे यूपी पुलिस में भी रेपो दर के बारे में ये डिफाइन के लिए पूछा। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को आप डिफाइन कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रेपो दर रिवर्स रेपो दर होती क्या है। लिखिए आप, आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं? रेपो दर कहते हैं। अब इसमें इसका उल्टा लिखोगे आप, आरबीआई बैंक अन्य बैंकों का धन अल्प समय के लिए
जिस दर पर अपने पास रखता है, जिस दर पर, जिस रेट पर रखता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेने के लिए जाएगा तो जितना वो उस पर इंटरेस्ट लगाएगा, रेट लगाएगा, उसे रेपो दर कहते हैं। अगर कोई बैंक अपना पैसा रखने के लिए जा रहा है तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन और लिखिए आप सभी स्टूडेंट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर क्या आएगा? सभी स्टूडेंट लगाएं 8 मार्च। एक डे और लिखोगे आप यहां पर, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इस पॉइंट को नोट करें। आज विविध एक्सप्रेस की क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको के सामने मैं लेकर आया हूं। अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने सभी मित्रों से सब्सक्राइब करा सकते हैं। धन्यवाद।